जीएसटी या कहें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत के आर्थिक सुधारों में एक माइलस्टोन साबित हुआ। इसे जुलाई 2017 में लागू किया गया, जिसने भारत के टैक्स सिस्टम को न केवल सरल बनाया बल्कि इसे यूनिफाई और ट्रांसपेरेंट भी बनाया। 101वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जीएसटी ने 17 अलग अलग टाइप के टैक्सेस और 13 सब्सिडी टैक्सेस को समाप्त कर दिया, जो पहले केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग लगाए जाते थे। जीएसटी ने वन नेशन वन टैक्स यानी कि एक राष्ट्र एक कर के विचार को साकार किया। हालांकि इसके पॉजिटिव आउटकम्स के बावजूद विपक्ष ने, ऑपोजिशन ने जीएसटी के खिलाफ झूठे दावे और भ्रामक बयान दिए। इन दावों का उद्देश्य जनता को भ्रमित करना और राजनीतिक लाभ उठाना है। इस पूरी वीडियो में जीएसटी के पॉजिटिव इंपैक्ट, विपक्ष के झूठे आरोप और उनके तार्किक खंडन को इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। यह केवल एक सुधार नहीं है बल्कि एक इकोनॉमिकल रिवॉल्यूशन है। इसके इंपैक्ट को हम स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से बेहतर समझ सकते हैं। मई 2024 में जीएसटी संग्रह 1.73 लाख करोड़ तक पहुंचा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% से ज्यादा है। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में 15.3% की वृद्धि इस संग्रह को और मजबूती प्रदान करती है। इस राजस्व का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण यानी सोशल वेलफेयर स्कीम्स में किया जा रहा है, जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए बेहद आवश्यक है। केंद्र को तो इसका लाभ होता ही, लेकिन राज्यों का भी इसको सबसे ज्यादा लाभ होता है। मोदी सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से लेकर 2023-24 तक 84.3 लाख करोड़ राज्यों को ट्रांसफर किए, जो यूपीए शासन की तुलना में 3.8% ज्यादा है। यह संसाधन राज्यों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और उनकी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मोदी सरकार ने जीएसटी राजस्व यानी जीएसटी का जो पैसा आता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बलिदान किया, ताकि राज्यों को 14% की क्षतिपूर्ति की गारंटी दी जा सके। इसके ऑपोजिट में या इसके विपरीत यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में कर छूट का लाभ केवल बड़े उद्योगपतियों को और कॉर्पोरेट तक सीमित रखा। मोदी सरकार की नीतियां गरीब और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए ही बनाई जा रही हैं। अब विपक्ष जीएसटी को लेकर झूठे दावे करता है, हम वो भी देख लेते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। दावा नंबर पहला जो विपक्ष का है वो है कि जीएसटी का निर्णय केवल केंद्र सरकार का है। तो यह दावा पूरी तरह से गलत है। जीएसटी काउंसिल एक सामूहिक निकाय है जिसमें केंद्र सरकार के साथ साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल है, भले वो राज्य ऑपोजिशन पार्टी का ही क्यों ना हो। जीएसटी काउंसिल में किसी भी निर्णय को मंजूरी देने के लिए 3/4 यानी 3/4 जो मेजोरिटी होती है उसकी आवश्यकता होती है। राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी सहमति के बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। विपक्ष शासित राज्यों के वित्त मंत्री भी इस प्रक्रिया में बराबर हिस्सा लेते हैं। इसीलिए जीएसटी से जुड़े निर्णय विपक्ष के राज्यों की सहमति के बिना नहीं लिए जाते। फिर भी विपक्ष ने झूठे आरोप लगाकर जनता को हमेशा गुमराह करने का प्रयास किया। विपक्ष का दावा नंबर 2 है कि पुरानी कारों पर जीएसटी का भार मध्यम वर्ग पर पड़ता है, जिसकी हाल ही में काफी चर्चा की जा रही है। यह भी एक भ्रामक दावा है। विपक्ष ने कहा कि पुरानी कारों पर जीएसटी लागू करके मध्यम वर्ग पर बोझ डाला गया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। पुरानी कारों पर जीएसटी 2017 से लागू है। यह कोई नया कर नहीं है। 18% जीएसटी केवल मार्जिन अमाउंट पर लागू होता है, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है उस पर यह लागू होगा। एग्जांपल, यदि कार डीलर 5 लाख की कार खरीदकर 5.5 लाख में बेचता है तो जीएसटी केवल उस 50,000 के मार्जिन पर लगेगा, जो 9,000 रुपए होगा। व्यक्तिगत लेनदेन यानी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस पर यह लागू नहीं होगा। अगर एक व्यक्ति सीधे दूसरे व्यक्ति से कार खरीदता है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। विपक्ष का दावा यह है कि केवल अमीरों के लिए फायदेमंद है, तथ्यहीन, जो कि बिल्कुल गलत है। यह कर केवल डीलर और व्यापारिक संसाधनों पर लागू होता है, ना कि आम जनता पर। अब दावा नंबर 3 तो आपने भी सुना होगा कि कैरामेलाइज्ड पॉपकॉर्न पर जीएसटी बढ़ाना पागलपन है। विपक्ष ने कैरामेलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लागू करने को लेकर सरकार की आलोचना की, लेकिन यह आलोचना भी पूरी तरह से गलत है। कैरामेलाइज्ड पॉपकॉर्न को चीनी कन्फेक्शनरीज के तहत क्लासिफाई किया गया और इस कारण इसे 18% जीएसटी स्लैब में रखा गया। नॉर्मल नमकीन पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस क्लासिफिकेशन से कानूनी विवादों को रोकने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हमको कहा। जीएसटी का गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ा रोल है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जीएसटी ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए जीवन को सरल और सस्ता बना दिया। जीएसटी लागू होने से पहले करों की बहुलता यानी बहुत सारे कर होने के कारण टैक्स ऑन टैक्स प्रभाव पड़ता था, जिससे उत्पाद बहुत ज्यादा महंगे हो जाते थे। लेकिन 2017 में जीएसटी की औसत दर 14.4% थी, जिसे 2019 में घटाकर 11.6% कर दिया गया। 60% घरेलू उपयोग की वस्तुएं 5% या उससे कम जीएसटी दर के अंतर्गत आती हैं। 2017 से 2023 के बीच जीएसटी ने भारतीय घरों को हर महीने 45,000 करोड़ की बचत करने की मदद दी। यह आंकड़े दिखाते हैं कि जीएसटी ने भारतीय परिवारों की आय और बचत दोनों में सुधार किया है।
अब कुछ और महत्वपूर्ण सुधार है जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में कई सुधार किए जिनका उद्देश्य आम जनता को लाभ पहुंचाना है, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर 18% जीएसटी दर को कम करने पर विचार किया जा रहा है। गरीबों के लिए भोजन, कमजोर वर्गों को मुफ्त भोजन वितरण के लिए खाद्य सामग्री पर 5% जीएसटी की रियायत दी गई है। अब इसी के साथ अगर हम बात करें तो फोर्टिफाइड चावल पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर मात्र 5% कर दिया गया है। बैंकों के जुर्माने पर भी छूट दी गई है। बैंक और एनबीएफसी द्वारा वसूल किए गए जुर्माने पर जीएसटी कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम ये बात कहें तो जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक वरदान साबित हुआ है। यह न केवल कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाता है बल्कि गरीब और मिडिल क्लास के लिए राहत भी प्रदान करता है। विपक्ष का काम ही अब आरोप लगाना रह गया है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकता जो व्यक्ति, वो हमेशा दूसरों पर आरोप लगाता है। जबकि जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत और सक्षम बनाया है। यह सुधार भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र की ओर ले जाते हैं। जय हिंद।